ठीक है, रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं और ये जा रहे हैं पढ़ने हम। ये हिंदी यूथ कंपटीशन टाइम्स की परीक्षा पॉइंटर है, जिसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो इसी से पहले महाकवि भास को पढ़ेंगे और उसके बाद कालिदास को पढ़ेंगे। तो देखिए, महाकवि भास के बारे में है कि टी गणपति शास्त्री ने भास का समय ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना है। मतलब भास का समय चतुर्थ शताब्दी माना गया है, टी गणपति शास्त्री ने माना है। और ये कालिदास के पूर्ववर्ती माने जाते हैं। तो देखिए, यही प्रश्न बनता है ना कि कालिदास के पूर्ववर्ती कौन माने जाते हैं, तो भास माने जाते हैं। कालिदास ने मालविकाग्नि, एक मिनट, कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत ही आदर पूर्वक लिया। तो देखिए, ये दो यहाँ पे तीन प्रश्न बन गया। एक तो भास का समय क्या है, तो चतुर्थ शताब्दी है। दूसरा कि कालिदास के पूर्ववर्ती कौन माने जाते हैं, तो भास माने जाते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कालिदास और भास, मतलब दास और भास ऐसे करके रिलेट करके याद कर लीजिए, दास भास। तो कालिदास के पूर्ववर्ती कौन माना जाता है, भास माने जाते हैं। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत ही आदर पूर्वक लिया है। तो यही यही प्रश्न पूछा जाता है कि मालविकाग्नि मित्र की प्रस्तावना में किसका नाम कालिदास ने बहुत ही आदर पूर्वक लिया है, तो भास का लिया है। फिर अगला पॉइंट है कि संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को ही है। देखिए, ये भी प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय संस्कृत में किसे दिया गया है, तो भास को ही दिया गया है। ये भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर है कि भास के कुल 13 नाटक मिलते हैं, जिनके विभिन्न कथा स्रोत हैं जो निम्न हैं। अच्छा, भास के कितने नाटक हैं, तो 13 नाटक। तो सबसे पहले भास का समय क्या था, चतुर्थ शताब्दी। कालिदास के पूर्ववर्ती कौन माने जाते हैं, तो भास माने जाते हैं। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र की प्रस्तावना में किसका नाम बहुत ही आदर पूर्वक लिया है, तो भास का ही लिया है। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय किसे है, तो भास को है। ये सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद है कि भास के कुल नाटक कितने हैं, कुल तो कुल 13 नाटक हैं। अब उन 13 नाटकों को भी देखिए कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे कि महाभारत कथामूलक 7 नाटक हैं, रामायण कथामूलक 2 नाटक हैं, उद्यन कथामूलक भी 2 नाटक हैं और कल्पनामूलक भी 2 नाटक हैं। तो इनके जो 13 नाटक है उसकी 4 कैटेगरी बनी। और सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो महाभारत कथामूलक में थी, 7 की संख्या। इसके अलावा रामायण कथामूलक, उद्यन कथामूलक और कल्पनामूलक, इन तीनों में ही बराबर है, 2 2 2, है ना। तो 2 2 2, 6 ऐसे हो गया और 7 वो हो गया, तो 13 नाटक इनके टोटल हो गए। तो महाभारत में अगर कभी भी संख्या पूछेगा तो महाभारत में 7 और बाकी तीनों में 2 2। अब देखिए, महाभारत कथा मूलक के अंतर्गत कौन कौन से नाटक आते हैं। जैसे प्रश्न यही बन सकता है कि इसमें से कौन सा नाटक महाभारत कथा मूलक नहीं है या है, ऐसे करके मतलब 13 में से कुछ भी एक आगे पीछे कर देगा तो बताना पड़ेगा। तो महाभारत कथा मूलक में जो 7 नाटक आते हैं उसमें देखिए क्या क्या आता है, दूत वाक्यम, पंचरात्र, कर्णभार, बालचरितम, उरुभंगम, दूत घटोत्कच और मध्यम व्यायोग। ठीक है, ये महाभारत में है। अब देखिए यहाँ पे दूत वाक्यम और दूत घटोत्कच, तो दोनों दूत जो आ रहे हैं ना वो कहाँ आ रहे हैं, महाभारत में। ठीक है, महाभारत में ही दोनों दूत आ रहे हैं। फिर कर्ण है, तो कर्ण भी तो एक पात्र है ना, तो वो भी किसमें है, महाभारत में है कर्ण भी। ठीक है। फिर देखिए उसके बाद पंचरात्र, तो पंच पांडव थे, कौरव थे। ठीक है, तो यहाँ पे पंचरात्र पंच आ रहा है ना, तो ये भी महाभारत में आ जाएगा। ठीक है, बाल चरितम, ये महाभारत में है बाल चरितम। फिर उरुभंगम, जो जंगा तोड़ने की जो बात हुई थी, तो वो भी महाभारत में ही है। ठीक है, मध्यम व्यायोग, मतलब बीच में किसी प्रकार के संधि की जो बात चली थी, तो वो भी इसी में है महाभारत में। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए कि दोनों दूत किस में आ रहे हैं, दूत वाक्यम और दूत घटोत्कच तो महाभारत में आ रहे हैं। कर्ण और पंचरात्र, कर्ण और पंच किस में आ रहे हैं, तो वो भी महाभारत में आ रहे हैं। उरुभंगम जो तोड़ने की बात थी वो भी किस में आ रहा है, तो महाभारत में ही आ रहा है। मध्यम व्यायोग मतलब एक प्रकार की समझौते की बात किस में हो रही थी, तो महाभारत में ही हो रही थी। और बाल चरितम, ठीक है, तो वो भी महाभारत में है। तो ये सातों नाटक जो है ये महाभारत कथा मूलक नाटक हुए। अब बाकी जो 2 2 बचे, 3 कैटेगरी में 2 2 बचे, तो देखिए रामायण कथा मूलक में प्रतिमा नाटक है और अभिषेक नाटक है। तो इसको हमने ऐसे कहा था याद करने के लिए कि रामायण से राम शब्द को ले लीजिए। ठीक है, तो अब राम जी की प्रतिमा बनाई गई, ठीक है, और उस प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ही याद रखिएगा, रामायण कथा मूलक में कौन से 2 नाटक आ रहे हैं, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। ठीक है, प्रतिमा किसकी बनी थी, राम जी की, तो रामायण कथा मूलक आ रहा है ना। और फिर भाई प्रतिमा बनी है तो उसका अभिषेक तो किया ही जाएगा। तो प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक दोनों रामायण कथा मूलक में है। ठीक है, फिर उद्यन कथा मूलक, तो उद्यन कथा मूलक में देखिए प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्तम। तो प्रतिज्ञा यौगंधरायण,
तो ये उद्यन में आएगा। और स्वप्न वासव दत्तम भी मतलब प्रतिज्ञा और सौगंध, नहीं प्रतिज्ञा और स्वप्न, प्रतिज्ञा और स्वप्न, तो ये उद्यन कथामूलक में आएगा। प्रतिज्ञा और स्वप्न उद्यन कथामूलक में आएगा। फिर कल्पना मूलक है, तो कल्पना मूलक में अविमारक और चारुदत्त है। ये थोड़ा सा अलग है ना। उद्यन कथा मूलक में प्रतिज्ञा और स्वप्न आएगा, मतलब प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्न वासव दत्तम। और कल्पना मूलक में अविमारक और चारुदत्त आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी में, मतलब इससे जैसे प्रश्न बना सकता है ना कि कौन सा महाभारत कथा मूलक है या कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें से, जैसे चार दे दे उसमें से पूछते इसमें से उद्यन कथा मूलक कौन सा नाटक है, या कल्पना मूलक कौन सा है, या रामायण कथा मूलक कौन सा, इस तरह से प्रश्न इसमें बनाया जा सकता है। क्योंकि 13 नाटकों में से एक को हटाना पड़ेगा, एक ही का चयन करना पड़ेगा, तो 13 पता होना चाहिए कि किस में आ रहा है, 13 नाटक है ना। तब इसके आगे देख लेते हैं। देखिए महाभारत कथा मूलक में 7 नाटक आए थे। अब उन सातों के बारे में बताया जाएगा कि किसमें क्या क्या है। तो देखिए दूत वाक्यम और दूत घटोत्कच, तो दोनों दूत किसमें आए थे, महाभारत में। तो दूत वाक्यम देखिए क्या है, ये एक एकांकी नाटक है। तो दूत जब भी कहीं जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो अकेले ही जाता है ना समझौता करने, तो एकांकी ही जाता है वो। तो यह एक एकांकी नाटक है। ठीक है, दूत वाक्यम और दूत घटोत्कच जो है ना वो भी एकांकी है, क्योंकि वहां पे भी दूत है और दूत तो एक ही जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में समझौता करने कराने के लिए। तो दूत वाक्यम और दूत घटोत्कच दोनों ही कैसा नाटक है, एकांकी नाटक है। मतलब महाभारत कथा मूलक तो है लेकिन एकांकी नाटक है। ठीक है, अब देखिए दूत वाक्यम में, यह एक एकांकी नाटक है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को दूत बनाकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने की कथा वर्णित है। किसमें, दूत वाक्यम में। मतलब श्री कृष्ण के द्वारा जो दूत भेजा गया था वो दूत वाक्यम में भेजा गया था। लेकिन अगर दूत घटोत्कच आएगा ना, तो उसमें है कि वो श्री कृष्ण द्वारा घटोत्कच को दूत बनाकर भेजा गया था, कहाँ, धृतराष्ट्र के पास। तो श्री कृष्ण ने जब पांडवों को दूत बनाकर भेजा था दुर्योधन के पास, तो वो दूत वाक्यम था। लेकिन श्री कृष्ण ने जब उसको, कहाँ गया नाम, एक मिनट, हाँ, श्री कृष्ण ने जब घटोत्कच को दूत बनाकर भेजा था वो धृतराष्ट्र के पास, तब वहां दूत घटोत्कच आएगा। तो घटोत्कच में तो घटोत्कच नाम आ ही रहा है। दूत वाक्यम में ध्यान रख रहा है कि उसमें पांडवों को दूत बनाकर भेजा गया था दुर्योधन के पास। ठीक है, तो दूत वाक्यम और दूत घटोत्कच दोनों ही महाभारत कथा मूलक है और दोनों ही एकांकी नाटक है। और दोनों में ही दूत जो है ना वो श्री कृष्ण के द्वारा ही भेजे गए थे। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं पंचरात्र। ये इस नाटक में 3 अंक हैं। अब देखिए इसमें संख्या शुरू में ही आ रही है पंच, है ना, पंच मतलब 5। अच्छा 5 आ रही है तो यहाँ पे भी सोचिएगा कि 5 में से 2 माइनस कर दीजिए यहाँ पर। तो पंचरात्र में 3 अंक हैं, इस नाटक में 3 अंक हैं पंचरात्र में। फिर इसमें यज्ञ की समष्टि पर द्रोण तथा दुर्योधन से पांडवों का राज्य वापस दिलाने की भिक्षा मांगी जाती है। अच्छा इसमें ज्यादातर अगर पूछा तो यही कि पंचरात्र किस प्रकार का नाटक है, तो महाभारत कथा मूलक है। और कितने अंक हैं पंचरात्र में, है ना, तो 3 अंक हैं इसमें। फिर इसके बाद देखिए कर्णभार। तो कर्ण मतलब सभी को पता है कि कर्ण सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति रहा है, कर्ण नाम से कोई दूसरा या उसकी तरह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहा है कर्ण की तरह। ठीक है, तो कर्णभार भी क्या है, एकांकी नाटक, क्योंकि कर्ण पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मतलब गिना जाता है। तो ये एक एकांकी नाटक है कर्णभार। इसमें कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा वर्णित है। ठीक है, तो कर्णभार कैसा नाटक है, एकांकी नाटक है। पंचरात्र में 3 अंक हैं। और दूत वाक्यम दूत घटोत्कच ये भी क्या था, एकांकी नाटक था। इसके बाद देखिए बाल चरितम, ये 5 अंकों का नाटक है। बाल चरितम ये 5 अंकों का नाटक है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेके मथुरा गमन तक की कथा वर्णित है। तो सभी को पता है कि बाल चरितम की बात आएगी तो किसकी मतलब कथा वर्णित है इसमें, बाल चरितम मतलब जन्म से ही लेकर पूरी बात होगी। तो श्री कृष्ण की ही चर्चा होती है इस मतलब टॉपिक को लेके, बाल चरितम को लेकर के। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि बाल चरितम में कितने अंक हैं, तो 5 अंकों का नाटक है। और किसके जन्म से लेकर के मथुरा गमन तक की कथा वर्णित है, तो श्री कृष्ण के। बस यहाँ पे 2 ही प्रश्न बन सकता है कि ये कितने अंकों का नाटक है और किसके जन्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि बाल चरितम महाभारत कथा मूलक है, क्योंकि श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा रोल था महाभारत में। ठीक है, इसके बाद देखिए उरुभंगम। तो ये एक एकांकी नाटक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जंगा तोड़ा गया था जिस पर उनको बैठाया गया था। ठीक है, तो ये भी एक एकांकी नाटक है। तो इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करने की कथा वर्णित है। तो देखिए उरुभंगम भी क्या है, क्योंकि एक जंग तोड़ने की बात हुई थी, है ना। और ये किसके द्वारा तोड़ा गया था, भीम के द्वारा, और किसकी, दुर्योधन की, है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि ये एक एकांकी नाटक और भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग मतलब तोड़ने की कथा वर्णित है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूत घटोत्कच। ठीक है, अच्छा दूत वाक्यम में हम लोग ने देखा था कि कृष्ण ने पांडवों को भेजा था दुर्योधन के पास, है ना, दूत के रूप में। और दूत घटोत्कच में
कृष्ण ने इसको घटोत्कच को भेजा था किसके पास, धृतराष्ट्र के पास, मतलब दूत के रूप में। तो दूत घटोत्कच क्या है, ये भी एकांकी नाटक है और इसमें श्री कृष्ण द्वारा घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजने की कथा का वर्णन किया गया है। देखिए मध्यम व्यायोग, ठीक है, मध्यम व्यायोग तो ये एक एकांकी नाटक है। मध्यम व्यायोग भी एक एकांकी नाटक है, क्योंकि देखिए जितने भी परिवार में जितने भी हम लोग भाई बहन होते हैं, उसमें मध्य में कोई एक ही व्यक्ति आता है हमेशा, तो मध्य में हमेशा एक ही व्यक्ति होता है, तो एकांकी नाटक है ये मध्यम व्यायोग। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाएगा कभी भी कि मध्यम व्यायोग किस प्रकार का नाटक है, तो ये एकांकी है, क्योंकि मध्य में हमेशा एक ही व्यक्ति आता है, दो लोग मध्य में कभी नहीं आ सकते, एक ही व्यक्ति आता है हमेशा। तो इसमें पांडवों द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण को बचाने की कथा का वर्णन है ना, किससे, पांडवों द्वारा, मतलब पांडवों के द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण को बचाने की कथा का वर्णन है। तो अगर कभी प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि एक ब्राह्मण को बचाने की कथा का वर्णन किसमें है, तो मध्यम व्यायोग में है। और मध्यम व्यायोग किसमें आता है, महाभारत में आता है। ठीक है, तो ये सातों टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से देख लिया महाभारत कथा मूलक में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो दूत वाक्यम क्या था, एकांकी था। दूत घटोत्कच क्या था, एकांकी था। पंचरात्र में कितने अंक हैं, तो पंच आ रहा है ना, तो 3 अंक है, कम कर देंगे। कर्णधार एक ही व्यक्ति था, तो एकांकी नाटक है, ठीक है। बाल चरितम में 5 आ रहा है, पंचरात्र में 3 आ रहा है, लेकिन बाल चरितम जो है यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। और उरुभंगम भी एकांकी है, दूत घटोत्कच एकांकी ही है, और मध्यम व्यायोग भी एकांकी है। तो ये अच्छे से याद हो गया ना कि महाभारत में क्या क्या था, महाभारत कथा मूलक में जो 7 नाटक थे उसमें क्या क्या था। अगर कभी भी बीच से प्रश्न पूछ लेगा तो ये हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं उद्यन कथा मूलक। तो उद्यन कथा मूलक में 2 ही आ रहे थे नाटक, एक स्वप्न वासव दत्तम आ रहा था और एक एक आ रहा था, कहाँ गया, स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगंध रायण, मतलब स्वप्न और प्रतिज्ञा, ठीक है, स्वप्न और प्रतिज्ञा, ये उद्यन कथा मूलक में आ रहा था। अब देखिए स्वप्न वासव दत्तम जो है इस नाटक में 6 अंक है। इसके पहले जब हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था कि कहा जाता है कि नींद जो होती है वो 8 घंटे की लेनी चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। लेकिन हमने क्या कहा था कि 6 ही घंटे की नींद लिया जाएगा, 8 घंटे नहीं लेंगे। तो स्वप्न, तो स्वप्न वासव दत्तम में इस नाटक में 6 अंक है। तो स्वप्न जो देखेंगे ना, मतलब नींद जो लेंगे वो 6 ही घंटे लेंगे, तो 6 अंक है। स्वप्न वासव दत्तम मतलब स्वप्न जो देखेंगे वो सिर्फ 6 ही घंटे तक देखेंगे। ऐसे करके मतलब याद कर लीजिए जोड़ने के लिए। तो इसमें उद्यन और वासव दत्ता की प्रेम कथा है। तो देखिए इसके टाइटल में ही आ रहा है स्वप्न वासव दत्तम, है ना। तो उद्यन और वासव दत्ता इसकी प्रेम कथा है स्वप्न वासव दत्तम में। और भास की प्रसिद्धि का आधार भी है। तो देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भास की प्रसिद्धि का आधार कौन सा नाटक है ना, भास की प्रसिद्धि का आधार कौन सा नाटक है, तो यही स्वप्न वासव दत्तम है, जिसमें कितने अंक है, 6 अंक है। मतलब स्वप्न कितनी देर तक देखना है, 6 घंटे तक देखना है। और भास की प्रसिद्धि का आधार यही नाटक है स्वप्न वासव दत्तम, मतलब भास जो है जो प्रसिद्ध हो गए थे वो कैसे हो गए थे, स्वप्न में ही प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसे करके याद कर लीजिए कि भास जो है स्वप्न में ही प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि 6 घंटे की नींद वो लिए थे। तो इस नाटक में 6 अंक हैं और भास की प्रसिद्धि का आधार स्वप्न वासव दत्ता में। और इसमें है क्या, तो उद्यन और वासव दत्ता की प्रेम कथा है। अब इसके बाद देखिए एक इसमें और था उद्यन कथा मूलक में, प्रतिज्ञा योगंध रायण, ठीक है। अब ये 4 अंकों का नाटक है। इसमें उद्यन और वासव दत्ता के प्रेम और विवाह का वर्णन वर्णन है। तो देखिए स्वप्न वासव दत्तम में प्रेम कथा का वर्णन था, लेकिन ये जो प्रतिज्ञा योगंधरायण है ना, इसमें प्रेम के साथ विवाह का भी वर्णन है। उसमें सिर्फ प्रेम था, इसमें प्रेम के बाद विवाह का भी वर्णन है प्रतिज्ञा योगंधरायण में। तथा योगंधरायण द्वारा राजा उद्यन को राजा प्रद्योत से छुड़ाने की कथा का वर्णन है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 ही प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक ये बनेगा कि प्रतिज्ञा योगंधरायण जो है ये कितने अंकों का नाटक है, तो 4 अंकों का नाटक है। और अगर पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि उद्यन और वासुदत्ता के प्रेम और विवाह का वर्णन किसमें है, स्वप्न वासुदत्तम में है कि प्रतिज्ञा योगंधरायण में है, क्योंकि दोनों में ही ये दोनों आ रहे हैं। तो प्रेम की बात सिर्फ स्वप्न में हुई है और प्रतिज्ञा में ही विवाह हुआ है, क्योंकि विवाह के समय ही तो लोग प्रतिज्ञा लेते हैं ना, जो सातों वचन लिए जाते हैं वो प्रतिज्ञा जो होती है, वो विवाह मतलब प्रतिज्ञा वो विवाह में ही होती है, प्रेम और विवाह। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज और है कि प्रतिज्ञा योगंधरायण को ये याद करना है कि ये कितने अंकों का नाटक है। तो देखिए जब कोई व्यक्ति मतलब क्या कहें उसको, कि जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई घोर जो है प्रतिज्ञा करनी है, तो वो कैसे लेगा, 4 लोग के सामने लेगा ना। जैसे देखते नहीं हम लोग उसमें सीरियल्स वगैरह में, कि जैसे किसी को कोई प्रतिज्ञा लेनी है किसी बात को किसी काम को करने के लिए, तो वो 4 लोगों के सामने सबको साक्षी बना के नहीं, बहुत जो है रौद्र रूप में उत्साह रूप में वीर रस में जो है नहीं होता है प्रतिज्ञा लेता है। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि 4 लोगों के सामने ही प्रतिज्ञा ली जाती है हमेशा, ठीक है।
तो प्रतिज्ञा यौगंधरायण कितने अंकों का नाटक है? तो 4 अंकों का नाटक है। और स्वप्न वासव दत्तम ने हमने क्या बताया था कि स्वप्न कितने घंटे देखेंगे? 6 घंटे देखेंगे। सिर्फ प्रेम की बात स्वप्न वासव दत्तम में है, लेकिन प्रेम और विवाह दोनों की बात प्रतिज्ञा यौगंधरायण में। तो विवाह आ गया तो प्रतिज्ञा ली जाती है विवाह में। ठीक है, तो ये उद्यन कथामूलक 2 नाटक हो गए थे, स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा यौगंधरायण। अब इसके बाद देखिए रामायण कथामूलक में 2 नाटक आए थे। हमने क्या बताया था कि प्रतिमा और अभिषेक। रामायण कथामूलक मतलब राम जी की प्रतिमा बनाना है और फिर अभिषेक करना है। तो रामायण कथामूलक में पहला नाटक आता है प्रतिमा नाटक। तो ये 7 अंकों का नाटक है। प्रतिमा नाटक 7 अंकों का नाटक है और इसमें राम के वन गमन से लेकर रावण वध तक की कथा वर्णित है। और यह भाषा का नहीं, भास का, यह अच्छा भाषा लिखा है यहाँ पर। यह भास का सबसे बड़ा नाटक है, क्योंकि 7 अंक आ गए ना, अभी तक 7 अंक किसी में आए नहीं थे। तो ये 7 अंकों का नाटक है प्रतिमा नाटक। और राम के वनगमन से लेकर के रावण वध तक की कथा वर्णित है। तो ये भास का सबसे बड़ा नाटक है। तो देखिए अगर पूछा जाए तो क्या प्रश्न बनेगा कि भास का सबसे बड़ा नाटक कौन सा है? ठीक है, तो क्योंकि बाल चरितम में 5 अंक थे और पंचरात्र में 3 ही अंक थे, बाकी सब तो एकांकी थे। ठीक है, प्रतिमा, तो प्रतिमा ही 7 अंकों का नाटक है और यही सबसे बड़ा नाटक है प्रतिमा नाटक। ठीक है, तो एक तो ये प्रश्न बन जाएगा। दूसरा ये प्रश्न बन सकता है कि राम के वनगमन से लेकर रावण वध तक की कथा किसमें वर्णित है? किस नाटक में वर्णित है भास के? तो प्रतिमा नाटक में। ठीक है, और ये कितने अंकों का नाटक है? तो 7 अंकों का नाटक है। 3 प्रश्न यही बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे याद करिए कि प्रतिमा नाटक कितने अंकों का नाटक है, ये याद करना है। तो आप ऐसे सोचिए कि जो राम जी की जो प्रतिमा बनाई गई ना, वो 7 फीट ऊंची बनाई गई थी। जैसे होता नहीं है एक साइज होता है हर चीज का, तो उसको याद ऐसे करिए कि वो जो प्रतिमा बनाई गई थी वो 7 फीट की थी, है ना, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो 7 अंकों का नाटक है प्रतिमा नाटक। ठीक है, अब दूसरा क्या है? अभिषेक नाटक। तो प्रतिमा बनी है तो अभिषेक होगा और रामायण कथा मूलक में आएगा। ये 6 अंकों का नाटक है। ठीक है, और इसमें रामायण की किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा वर्णित है। तो अब यहाँ पे देखिए अभिषेक नाटक पूछेगा कि ये कितने अंकों का नाटक है, क्योंकि प्रतिमा 7 अंक की थी। तो जो भी व्यक्ति जाएगा अभिषेक करने वो उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा ना। तो ये 6 अंकों का है। अभिषेक जो करने गया है वो 6 अंकों का नाटक है, मतलब वो 6 फीट का रहेगा। तो प्रतिमा 7 फीट की है, लेकिन जो अभिषेक करने गया है वो 6 फीट का है, मतलब वो हमेशा छोटा रहेगा प्रतिमा से। ठीक है, तो प्रतिमा नाटक 7 अंकों का नाटक है और सबसे बड़ा नाटक भास का यही है, 7 अंकों वाला। और अभिषेक नाटक 6 अंकों का नाटक है। ठीक है, तो रामायण कथामूलक में क्या आ रहा है? 7 और 6। ठीक है, प्रतिमा नाटक 7 अंक, अभिषेक नाटक 6 अंक। इसके बाद देखिए कल्पना मूलक बचा। कल्पना मूलक कथा इसमें 2 ही थे। कल्पना मूलक में अभिमारक और चारुदत्त है। तो अभिमारक में भी देखिए ये 6 अंकों का नाटक है। अभिमारक में 6 अंकों का नाटक है। इसमें राजा अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। अच्छा देखिए अभिमारक में भी 6 ही अंक आ रहे हैं अभिमारक में। और इसमें राजा अभिमारक, तो अभिमारक नाम तो राजा का आ ही रहा है, लेकिन इसमें जो रानी है राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ। तो राजा भोज की जो पुत्री है उसका नाम क्या है? कुरंगी। तो अभिमारक का कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। प्रणय विवाह मतलब क्या होता है? लव मैरिज होता है क्या प्रणय विवाह? तो इसमें जो है अभिमारक में ये 6 अंकों का नाटक है। और इसमें राजा क्या नाम है? अभिमारक और कुरंगी, जो कि राजा कुंती राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है अभिमारक में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पूछा जाएगा खाली कि कितने अंकों का नाटक है, मतलब इसमें तो इतना ही समझ में आ रहा है। फिर चारुदत्त देखिए, ये 4 अंकों का नाटक है। चारुदत्त 4 अंकों का नाटक है। अच्छा चारुदत्त में शुरू में ही 4 निकल रहा है मुंह से, है ना, तो उससे ही पकड़ लीजिएगा कि कभी भी पूछे चारुदत्त कितने अंकों का नाटक है, चारू में 4 शुरू में आ ही रहा है, तो 4 अंकों का ही नाटक है ये। और चारुदत्त में क्या है? इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्या बसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इसमें चारुदत्त कौन है? ब्राह्मण है, और जिससे वो प्रेम करता है वो क्या है? वैश्या है। तो ब्राह्मण चारुदत्त है और वैश्या बसंत सेना है ना, बसंत वैश्या का नाम क्या है? बसंत सेना। और प्रेम कथा है, मतलब एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ वो। तो प्रेम कथा का वर्णन किसमें है? चारुदत्त में, और चारुदत्त ही ब्राह्मण का नाम है। और ये अधूरा नाटक है। अच्छा देखिए ये पूछा जा सकता है कि एक तो ये कितने अंकों का नाटक है, तो चारुदत्त में 4 आ ही रहा है। और अधूरा नाटक कौन सा है भास का, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए ब्राह्मण और वैश्या, ठीक है, अब दोनों का प्रेम वर्णन है तो अधूरा ही रह जाएगा ना। कभी भी ब्राह्मण उससे तो विवाह करेगा ही नहीं भाई, सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण की होती, वो उतनी नीचे में कहाँ चला जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अधूरा रह जाएगा। तो कभी भी पूछा जाएगा कि भास का अधूरा नाटक कौन सा है, तो चारुदत्त ब्राह्मण और उससे रिलेट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा नाटक कौन सा? तो सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी 7 अंक का, है ना। और पंचरात्र में कितने थे? तो 5 आ रहा था, तो हम लोगों ने वहां पे 3 कर दिया था। कृष्ण के जन्म से लेके मथुरा तक का वर्णन किसमें था?
तो कृष्ण का हाँ, बालचरितम में था जो कि 5 अंकों का नाटक है। ठीक है, अच्छा राम के भी वनगमन से लेके रावण वध तक का जो वर्णन है वो भी किसमें है? प्रतिमा। जब वध कर दिए तब सोच लीजिए प्रतिमा बनी, ऐसे करके याद कर लीजिए, तो प्रतिमा नाटक में है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का भास कंप्लीट। नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा-सा और बाकी सुन लीजिए। तो चारुदत्त में क्या है, ये 4 अंकों का नाटक है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्य बसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन है और ये अधूरा नाटक है चारुदत्त भास का। ठीक है, भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। पिछली बार इस तरह से प्रश्न पूछा गया था उसके कालिदास से रिलेटेड अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कि कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें भी 24 छंदों का प्रयोग किया गया, उसमें भी ऐसे ही था कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में भी। तो भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है और भास के नाटकों में मुख्यतः श्रृंगार और वीर रस प्रमुख है और भास की शैली वैदर्भी है। तो देखिए भास ने अपने नाटकों में कितने छंदों का प्रयोग किया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 24 छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, और भास के नाटकों में मुख्य रूप से श्रृंगार और वीर रस है, तो श्रृंगार और वीर रस तो होगा ही, क्योंकि प्रेम कथा की बात है, विवाह की बात है, ब्राह्मण और वैश्या की बात है और जो है तो इसमें जो है प्रेम और विवाह तो आ ही रहा है। तो श्रृंगार और वीर रस, ठीक है, श्रृंगार और वीर रस की बात है इसमें, क्योंकि वध की भी बात है यहाँ पर ना, रावण के वध की भी बात इसमें आई है। तो इसलिए श्रृंगार रस भी है और वीर रस भी है भास के नाटकों में। और शैली कौन सी है, तो वैदर्भी है। तो भास की शैली कैसी है, वैदर्भी है। ठीक है, वीर रस, श्रृंगार और वीर रस प्रमुख है और भास की शैली वैदर्भी है। ठीक है, तो भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। भास के नाटकों में मुख्यतः श्रृंगार और वीर रस प्रमुख है और भास की शैली वैदर्भी है।